चलिए, आज हम शुरू करेंगे द्रव का तापीय गुण का लेक्चर नंबर 15। और इसके बाद हमारा एक लेक्चर और लगेगा, जिसके बाद हमारा एक लेक्चर समरी का होगा और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लगभग हमारा चैप्टर अंत की समाप्ति पर है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विकर्ण को और कृष्णिका विकर्ण को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊष्म स्थानांतरण के प्रकार देखेंगे। चालन और संवाहन के लिए पदार्थ की आवश्यकता होती है। ये विधियां निर्वात में कार्य नहीं करती, याद करिएगा। ये दोनों विधियां निर्वात में कार्य नहीं करती। पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है, भले ही दूरी विशाल है। अभी बात जैसे ऊष्मा और चालन और संवहन में देखा कि संपर्क जरूरी है, लेकिन जैसे पृथ्वी और सूर्य की अगर बात की जाए तो उसमें हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, भले ही दूरी विशाल है। पास की आग की उष्णता शीघ्र अनुभव की जा सकती है, हालांकि वायु अल्पचालक है। जैसे हमने आपको बताया था पहले ही कि वायु एक अल्पचालक है, लेकिन पास की आग जो अगर होगी की उष्णता शीघ्र ही हम अनुभव कर सकते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण। तो विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो विकिरण जो है उसके लिए किसी भी माध्यम की जरूर आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा, जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उसके द्वारा विकिरण ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे अगर आप ठंडों में आग लगाते हो लकड़ी में अपने हाथ तापने के लिए, तो आप दूर से ही अगर अपने हाथ ऐसे रखते हो तो आपको ऊष्मा महसूस होती है। और जैसे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र समय और स्थान में दोलन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत और मतलब आपको पता ही होगा, विद्युत और जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो अपने जो जो समय और स्थान होते हैं वो उसमें दोलन करते हैं। अब विकिरण ऊर्जा की गति प्रकाश की गति होती है। जो विकिरण ऊर्जा की जो गति होती है वही प्रकाश की गति होती है। और प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। सूर्य की ऊष्मा विकिरण द्वारा प्रकृति तक पहुंचती है, और की वजह से सूर्य की से जो ऊष्मा होती है वो विकिरण द्वारा प्रकृति तक पहुंच पाती है। अब विकिरण ऊर्जा और अवशोषण, सभी तप्त पिंड विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। जितने भी हमारे तप्त पिंड हैं वो सारे के सारे विकिरण ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण लाल तप्त लोहा और तंतु लैंप से प्रकाश। अब लाल तप्त जो लोहा होता है और तंतु लैंप से जो प्रकाश दोनों कुछ इसी प्रकार ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं अपने अंदर से। अब जैसे लाल तप्त लोहा होगा, अगर आप लाल तप्त लोहे के पास अगर अपने हाथ ले जाके, जैसे अगर लोहा है तो आप हल्का सा हाथ अगर पास में ले जाएंगे तो आपको ऊर्जा महसूस होगी। विकिरण और अवशोषण और परावर्तन पिंड के रंग पर निर्भर करता है। और जो विकिरण होता है वो अवशोषण और परावर्तन पिंड के रंग पर निर्भर करता है। कृष्ण पिंड हल्के रंग के पिंडों से अधिक विकिरण ऊर्जा अवशोषित करते हैं। क्योंकि कृष्ण पिंड होते हैं वो हल्के रंग के पिंडों से अधिक विकिरण ऊर्जा अवशोषित करते हैं। अब दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग क्या है? दैनिक जीवन में अगर आप इसके अनुप्रयोग की बात करेंगे तो गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र हम क्यों पहनते हैं? इसी प्रकार से, क्योंकि कृष्ण पिंड हल्के रंग के पिंडों से अधिक विकिरण ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इसी के लिए हम दैनिक जीवन में इसका उपयोग देखें तो हम गर्मियों में इसी के कारण हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं, और सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र वस्त्र पहन सकते हैं। गर्दी गहरे रंग के वस्त्र पहनने से सर्दियों में हमें ऊर्जा अपने अंदर रह पाती है। और काले बर्तन अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ये बात आपको याद रखिएगा, जितने भी काले रंग के अधिक वो होंगे बर्तन, वो अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। अब ड्यूआर फ्लास्क और थर्मल बोतल। तो ड्यूआर फ्लास्क और थर्मल बोतल क्या होता है? ड्यूआर फ्लास्क ऊष्म स्थानांतरण को घटाता है। जो हमारा ड्यूआर फ्लास्क होता है वो जो ऊष्म स्थानांतरण को घटाता है। और अब आगे देखेंगे तो दोहरी दीवारों वाला कांच का बर्तन जिसमें चांदी का लेप होता है। तो जो जो हमारा ड्यूरेक्स फ्लास्क और थर्मल बोतल है वो इसमें स्थानांतरण को घटाता है। और दोहरी दीवार वाला कांच का बर्तन, जो दोहरी दीवार का कांच का बर्तन होता है जिसमें चांदी का लेप होता है। अब विकिरण परावर्तित होकर वापस आ जाता है। तो विकिरण परावर्तित होकर वापस आती है, जिससे ऊष्मा कम होती है, और इसी कारण से ऊष्मा वो हमारी कम होती है। दीवारों के बीच जो निर्वात और ऊष्मरोधी कॉर्क से ऊष्मा क्षय घटता है। अब जो दीवारों के बीच निर्वात और ऊष्मरोधी कार्क होती है उससे ऊष्मा क्षय घटता है, ऊष्मा क्षय। अब इसका उपयोग ठंडी और तप्त वस्तुओं को यथा स्थित रखने में होता है। और मान लीजिए आपके पास कोई ठंडी या तप्त वस्तु है तो उसको यथा स्थित रखना है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि हम ऊष्मा जो हमारी पर्यावरण में जो चली जाती है
उसमें जो उसको हम रोक सकें, और जो है हम उसमें जो अगर तप्त है तो उसको जो है हम उसमें से जो ऊषा वो जो है अपनी जो अपनी ऊष्मा हुई है होती है वो बाहर आ रही है, उसको पर्यावरण में जाने से रोक सकें। तो ठंडी वस्तु है उसमें बाहर की ऊष्मा अंदर आने से हम उसको रोक सकते हैं। तो इससे जो है हम ठंडी और तप्त वस्तुओं को यथास्थायित्व रखने में जो है उपयुक्त साबित होती है। यह ड्यूरा फ्लास्क और थर्मल बोतल। और इसमें क्या होता है, दोनों दीवारों पर कांच के जो है दोहरी दीवारें होती हैं। दोहरी दीवारों वाला कांच का बर्तन जिसमें चांदी का जो है लेप होता है, मतलब बीच में जो है दोहरी दीवार वाला कांच का बर्तन होता है और उसमें जो है जिसमें चांदी का लेप होता है। अब ऊष्म विकिरण और तरंग दैर्घ्य। अब क्या होता है, ऊष्म विकिरण के तरंग दैर्घ्य। अब ऊष्म विकिरण जो हमारा हो रहा है उसमें जो उसके तरंग दैर्घ्य है उसकी हम बात करेंगे। तो उसमें तरंग दैर्घ्य कितना होता है, क्या होता है। अब तक हमने ऊष्म विकिरण की तरंग दैर्घ्य के पक्ष का उल्लेख नहीं किया है। अब तक हमने केवल ऊष्म विकिरण को समझा है, हमने उसके तरंग दैर्घ्य के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। ऊष्म विकिरण में एक ही या कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य नहीं होते। और मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका तरंग दैर्घ्य बताइए ऊष्म विकिरण में, तो उसमें कोई एक निश्चित तरंग दैर्घ्य नहीं होती, बल्कि यहाँ कम से लेकर अधिक तरंग दैर्घ्य के बीच सतत स्पेक्ट्रम के रूप में होती है। स्पेक्ट्रम तो आप जानते ही होंगे कि अलग अलग तरंग दैर्घ्य की रेखाएं निकलती हैं, कुछ इसी प्रकार का स्पेक्ट्रम भी हमें यहाँ भी देखने को मिलता है कि कम से लेकर अधिक तरंग दैर्घ्य के बीच सतत स्पेक्ट्रम के रूप में जो है उस यहाँ से तरंग दैर्घ्य निकलती है और उष्ण विकिरण के समय। और विकिरण की जो विकिरित ऊर्जा होती है, विभिन्न तरंग दैर्घ्य के लिए जो है विकिरित जो है ऊष्मा की जो है ऊर्जा मात्रा विभिन्न भिन्न भिन्न होती है। चित्र 10.18 में विभिन्न तापों पर किसी कृष्णिका के एकांक क्षेत्र द्वारा एकांक तरंग दैर्घ्य पर उत्सर्जित विकिरित ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य के मध्य प्रायोगिक वक्र को दर्शाया गया है। अब आपको चित्र 10.1 दिखाऊंगा। कुछ ये रहा हमारा चित्र 10.1, तो इसमें सब दिखाया गया है कृष्णिका द्वारा विभिन्न तापों पर उस वो जो है उत्सर्जित ऊर्जा तथा तरंग दैर्घ्य के मध्य खींची गई वक्र। यहाँ पे ये इस एक्सिस में हमारा जो है वह तरंग दैर्घ्य है, और इस एक्सिस में विकृत ऊर्जा प्रति एकांक तरंग दैर्घ्य प्रति एकांक क्षेत्र है। यहाँ में ये जो है दृश्य प्रकाश है और जो आर्क है, और सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पे 6000 केल्विन पर है। और यहाँ पर जो है लैंप के जो तंतु है वो 2000 केल्विन पर है। और जो यहाँ पे जो है यहाँ पे दृश्य प्रकाश है, और यहाँ पे जो और आर्क है वो 3000 केल्विन पर है। तो यहाँ पे दिखाया जाए कृष्णिका द्वारा विभिन्न तापों पर उत्सर्जित ऊर्जा तथा तरंग के मध्य खींचे गए वक्र, तो ये आपको अच्छे से दिखाया गया है। इस बात पर गौर कीजिए कि तरंग दैर्घ्य जिसके लिए विकिरित ऊर्जा सर्वाधिक है ताप बढ़ने पर घटती है। ये बात आपको याद रखनी है कि ताप बढ़ने पर घटती है, तो इसका सीधा सीधा है, अगर मैं कहूँ अगर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि वो घट रही है वो बढ़ रही है। तो जब क्योंकि विकिरित ऊर्जा जो है दिक्कत है कि अगर ये तरंग दैर्घ्य जिसके लिए विकिरित ऊर्जा सर्वाधिक है ताप बढ़ने पर घटती है, तो अगर ये ताप बढ़ने पर घटेगी और हम इसको अगर ऊपर गुणा करते हैं तो ये अपना तरंग दैर्घ्य एम गुणा टी, और बराबर में क्या आ जाएगा के सी, कुछ भी ले सकते हो आप, नियतांक है ये, तो कुछ भी नियतांक ले सकते हो, तो ये हमारी कंडीशन बनती है। और यही हमारी नीचे जो है दी गई है, तो जैसे के की जगह नियतांक लिखा है, नियतांक आप कुछ भी ले सकते हैं, कि सी जो आपका मन हो वो नियतांक ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके आगे हमारा तरंग दैर्घ्य एम तथा टी के बीच मध्य संबंध को वीन जो है वीन विस्थापन नियम कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये वीन विस्थापन नियम बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीन विस्थापन नियम इसको कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है तरंग दैर्घ्य एम गुणा जो है हमारा ये ताप, और इसको नियतांक के बराबर किया जाता है। अब वीर नियतांक और विकर्ण को हम समझेंगे। वीर नियतांक का मान 2.9 गुण 10 की घात 3 -3 m के होते हैं, उनकी पावर 10 की पावर -3 m की है। यह नियम इस बात की व्याख्या करता है कि जब लोहे की किसी टुकड़े को अग्नि में गर्म करते हैं तो उसका रंग पहले हल्का लाल, फिर जो है रक्ताभ पीला और अंत में सफेद क्यों हो जाता है। देखने वाली कि ऐसा क्यों होता है। तो वीन नियम का उपयोग जो है खगोलीय पिंडों जैसे चांद, सूर्य और अन्य तारों की सतह के ताप का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। चंद्रमा के प्रकाश की सबसे जो अधिक तीव्रता 14 म्यू एम तरंग दैर्घ्य के आसपास होती है। चंद्रमा के जो प्रकाश की सबसे अधिक तीव्रता होती है वो 14 म्यू एम तरंग दैर्घ्य के आसपास होती है।
वीन नियम से चंद्रमा की सतह का ताप 200 केल्विन अनुमानित किया गया है। कुछ इसी वीन नियम के के अनुसार जो है ना चंद्रमा की सतह का ताप निकाला तो 200 केल्विन अनुमानित किया गया है। सूर्य की सतह का ताप 6060 केल्विन है, जबकि यह ताप सूर्य के आंतरिक भाग का नहीं है, सतह का है। अब कृष्णिका विकर्ण वक्र, तो चित्र 10.18 जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें दिखाया जाएगा जैसे जो हमारा कृष्ण जो है कृष्णिका हमारा दिखाया गया है कृष्णिका द्वारा विभिन्न तापों पर उत्सर्जित ऊर्जा। और उसमें तो अब 10.18 में दर्शाए गए कृष्णिका विकिरण वक्रों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वक्र जो है सार्वभौमिक होते हैं, जो केवल ताप पर निर्भर करते हैं, ना कि जो आकृति या पदार्थ पर। वे आकार आकृति या पदार्थ पर निर्भर नहीं करते, केवल ताप पर निर्भर करते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में कृष्णिका विकिरण की जो है सैद्धांतिक व्याख्या ने भौतिकी में क्वांटम क्रांति की प्रेरणा दी। वहीं से क्वांटम क्वांटम की प्रेरणा आ गई। और फिर विकिरण द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण, तो विकिरण द्वारा ऊर्जा बिना माध्यम में निर्वात में बहुत दूरियों तथा स्थानांतरित की जा सकती है। मतलब बहुत दूरियों तक स्थानांतरित की जाती है। विकिरण बहुत दूर तक हो जाता है बिना माध्यम के। तो विकिरण द्वारा बिना ऊर्जा बिना माध्यम के बहुत दूरियों तक स्थानांतरित की जा सकती है। किसी वस्तु के लिए जो पूर्ण जो उत्सर्जक है, प्रति इकाई समय में उत्सर्जित ऊर्जा H का सूत्र क्या होगा? A सिग्मा T की पावर 4। अब अब ए क्या है? वस्तु का क्षेत्रफल है। और जो सिग्मा है ये जो है स्टेफन बोल्ट्जमैन स्थिरांक है। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन स्थिरांक है, स्टेफान बोल्ट्जमैन स्थिरांक। इसकी वैल्यू है 5.67 गुणा 10 की पावर -8 डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर की 4। तो और टी जो है हमारा ताप है, केल्विन में होता है। ये केल्विन में हमेशा याद रखिएगा, ये केल्विन बहुत महत्वपूर्ण है, केल्विन में है ये ताप। और अब साथ ही में अगर हम देखेंगे, अब है स्टीफन बोल्ट्जमान नियम और उत्सर्जकता। स्टीफन बोल्ट्जमान नियम क्या कहता है? इस संबंध को पहले स्टीफन ने प्रयोगों से निकाला और बाद में बोल्ट्जमैन ने सैद्धांतिक रूप से सिद्ध किया। इसको पहले स्टीफन ने क्या किया? अपने प्रयोगों से निकाला, प्रयोग कर करके निकाला, और बाद में बोल्ट्जमैन ने सैद्धांतिक रूप से सिद्ध किया। इसे स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम कहा जाता है। और सिग्मा को स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं। ऐसा ही मात्रक की बात किया तो स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम का मान 5.67 गुणा 10 की पावर 8 डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर की -4 होता है। उत्सर्जक जैसे इंग्लिश में एमिसिविटी कहते हैं। तो उत्सर्जकता को जो है, उत्सर्जकता क्या होता है? अधिकतर वस्तुएं समीकरण में दी गई ऊष्मा की दर का कुछ अंश ही उत्सर्जित करती हैं। दीप का जो है कजल जैसे पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा की दर इस सीमा के करीब होती है, इसी सीमा के। और एक विमाहीन अंश ई जिसे उत्सर्जकता कहते हैं को परिभाषित किया जाता है। अब उत्सर्जन समीकरण देखेंगे उत्सर्जन का, तो समीकरण 10.17 को जो है निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ए ई सिग्मा टी की पावर 4। ए जो है वस्तु का क्षेत्रफल है, ई जो है उत्सर्जकता है, जगह 0 से 1 तक मान होता है, और टी जो है ताप है केल्विन में। अब किसी जो है आदर्श जो है जो है विकिरक के लिए आदर्श आदर्श विकिरक होते हैं, उनके लिए ई की जो हमारी दी हुई है वैल्यू E1 होती है। उदाहरण के तौर पर टंगस्टन लैंप के लिए ई का मान लगभग 0.4 होता है। इसी तरह 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रश्न क्षेत्रफल तथा 3000 केल्विन ताप वाला टंगस्टन लैंप निम्नलिखित दर से ऊष्मा विकिरित करता है। तो हम उसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देंगे। ई की वैल्यू वन जैसे मतलब ई रख के, तो हमारा जो आती है जो हमारी वो 60 डब्ल्यू हमारी जो वेबर हमारी हीट आ जाती है। 60 60 हमारी जो है हमारी एच आ जाती है। तो जब हमने सारी वैल्यू लिखी है तो ऊष्मा जो टंक्शन लैंप है कितनी ऊष्मा जो है विकृत करेगा उसकी वैल्यू हमारी ऐसे आ जाती है। तो इसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन मिले तो उदाहरण तो आप इसी प्रकार से जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए, अब टी ताप वाली कोई वस्तु जिसे चारों ओर के वातावरण का ताप Ts है, ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन दोनों करती है। अतः किसी आदर्श विकिरक के जो है विकिरित ऊष्मा के क्षय या हानि की नोट दर निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाएगी। एज इक्वल टू सिग्मा 4। और अपने जो है ताप में परिवर्तन मतलब जो होता है टी की बार 4 माइनस टी की बार 4 होगा, जिसमें टी जो है वातावरण का ताप है। उस वस्तु के लिए जिसकी उत्सर्जकता ई है, उपरोक्त सूत्र निम्न प्रकार से जो रूपांतरित किया जाएगा। इसमें जो है आगे ई लग जाएगा। ई क्या है? अपना उत्सर्जकता जो है, ई हमने यहाँ पे देखा कैसे उत्सर्जकता है, तो वो आगे लग जाएगी।
और उसकी वैल्यू जो है हमने यहाँ से देख दी। आदर्श विकृत के लिए उसकी वैल्यू ई होती है। किसी भी आदर्श विकृत के लिए, सॉरी, किसी भी आदर्श विकृत के लिए उसकी वैल्यू जो है, उसके मान होते हैं, 1 होता है। अब उदाहरण उदाहरण से आइए हमने अपने शरीर से उत्सर्जित ऊष्मा का गणना करें। मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल लगभग 1.9 मीटर स्क्वायर है तथा कमरे का ताप 22 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हम जानते हैं कि शरीर का आंतरिक ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। माना त्वचा का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। प्रासंगिक जो है विद्युत चुंबकीय जो है विकिरण क्षेत्र में त्वचा की उत्सर्जकता ई लगभग 0.97 है। इसे उदाहरण से हमने ऊष्मा हानि का दर, जो हमने अब इसमें सारी वैल्यूज हमने लिखी है, इसको जब केल्विन में कन्वर्ट करा, जितनी भी हमने जो ताप बताया उसको केल्विन में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले में रखा, तो 66 डब्ल्यू जो है वो वेबर आ गया। जो विराम अवस्था में शरीर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की दर 120 के अधिक से थोड़ा अधिक है। ऊष्मा के इस की अधिक, सॉरी, विराम अवस्था में शरीर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की दर के आधे से थोड़ा अधिक है। मतलब इसकी जो आधा है, 120 का आधा कितना होगा, 60, उससे थोड़ा अधिक है। ऊष्मा के इस क्षय को कारगर तरीके से रोकने के लिए आधुनिक जो है आर्कटिक कपड़े आते हैं, जो है इस प्रकार बनाए जाते हैं कि शरीर की त्वचा के साथ एक अतिरिक्त पतली चमकदार धातुई परत होती है, जो शरीर के विकिरण को परिवर्तित कर देती है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने विकिरण पढ़ा, साथ में कृष्ण का विकिरण को हमने समझा। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम न्यूटन का शीतलम नियम पढ़ेंगे, और न्यूटन का शीतलम नियम के साथ हम अपनी जो है इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और चलिए मिलते हैं अपने क्लास में। एनसीईआरटी जो है पढ़ लीजिएगा। चलिए, जब तक टाटा, बाय बाय।